वेलकम टू चौहान ब्लॉग्स में आपका दोस्त मनोज चौहान आपकी खिदमत में दोबारा एक रिएक्शन वीडियो पे आ गया है, सही है ना, देने के लिए। और दूसरा ये कि ये रिएक्शन है इंडिया के एक यूट्यूबर उसके इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है, सही है ना। और ये समझे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है 2024 के अंदर इंडिया, सही है ना, जिसमें चनाब ब्रिज है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है और ये 6 सिटी से कनेक्टिविटी है, सही है इनकी। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सही है ना। और ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और साथ साथ वो सैटेलाइट भी भेज रहा है एक नासा, सही है ना। और एक मंगलयान है, मिशन है इनका। और दूसरा इनका मंगलयान 2 भी है, सही है ना। और शुक्रयान भी है, सही है ना। ये सारे इंडियन यानी कि बहुत ज़्यादा तरक्की पे है। तो उसकी वीडियो रिएक्शन देते हैं, देखो स्टार्ट होती है, फिर देखते, चलो वीडियो देखते हैं। जय हिंद दोस्तों। साल 2023 में भारत ने कई माइलस्टोन अचीव किए हैं, जैसे कि पहली बार चांद पर पहुंचे हैं। भारत की जीडीपी 3.73 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी है। देश में 5G इंटरनेट शुरू हो चुका है। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि सड़कें, ब्रिज, मेट्रो, एयरपोर्ट आदि फैसिलिटीज का डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अब बात आती है कि भाई 2024 में से कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो पूरे होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। चैप्टर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, जब हम इंफ्रा की बात करते हैं तो 2023 में ही नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों से देश में काफी इंफ्रा डेवलपमेंट हुआ है। तभी तो आईएमएफ ने भी कहा है कि भाई पॉलिसी चेंजेस और इंफ्रा प्रोजेक्ट के बलबूते पर भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। गवर्नमेंट ने भी आने वाले कुछ सालों में 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रा पर ही खर्च करने की प्लानिंग की है। अब ऐसे काफी सारे पुराने प्रोजेक्ट हैं जो 2024 में पूरे होने जा रहे हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट है चिनाब ब्रिज। तो ये ब्रिज जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना है। ये एक आर्क ब्रिज है जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है, यानी कि ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। देखिए, इस ब्रिज को बनाने में कई कंपनियां पीछे हट चुकी थी, क्योंकि जिस प्रकार की ये जगह है यहाँ पर किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट करना चैलेंजिंग भरा हुआ था। लेकिन जो ब्रिज अब बनकर तैयार हुआ है ये 260 किलोमीटर प्रति घंटे के तूफान का सामना भी कर सकता है और -20 डिग्री की सर्दी को भी झेल सकता है। सबसे बड़ी बात की ये ब्रिज ब्लास्ट प्रूफ स्टील से बना है, यानी इस पर 40 किलोमीटर टीएनटी ब्लास्ट तक का कोई असर नहीं होगा और 120 साल तक इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, यानी इसकी लाइफ टाइम गारंटी है 120 साल की। अब इस ब्रिज से देश को फायदा यह होगा कि जम्मू कश्मीर अब हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। पहले वहां पर क्या होता था कि जब भी बर्फबारी हो जाया करती थी या फिर मौसम खराब हो जाया करता था तो सड़कें जाम हो जाती थी। इससे टूरिज्म भी बंद हो जाया करता था और इंडियन आर्मी का भी सड़क मार्ग से आना जाना संभव नहीं हो पाता था। लेकिन अब ब्रिज के बन जाने से इकोनॉमी को भी फायदा होगा और टूरिज्म एक्टिविटीज भी बढ़ेगी। ये ब्रिज अब 2024 में शुरू होने वाला है और पहली बार यहाँ से पहली ट्रेन गुजरने वाली है। इसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट है दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे। देखिए, ये पीएम मोदी का भी सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये देश की दो फाइनेंशियल हब यानी कि दिल्ली और भारत की इकोनॉमिकल कैपिटल बम्बई को आपस में जोड़ने वाला है। ये 1 लाख करोड़ रुपए से बना है और इसमें देश के 6 राज्य हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जुड़ने वाले हैं। ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का होने वाला है। हालांकि काफी सारा काम इसका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 2024 में ये प्रॉपर रूप से शुरू होने वाला है। इससे दिल्ली और बम्बई के बीच ट्रेवल टाइम 24 घंटे से घटकर 12 घंटे का हो जाएगा और दिल्ली से जयपुर तो 2 घंटे में ही पहुंचा जा सकेगा। इससे एक्सप्रेस को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये शहरों से काफी दूर बना है और ग्रामीण इलाकों से गुजारा गया है। इससे एक्सप्रेस वे में कुछ खास चीजें भी हैं, जैसे कि जगह जगह पर कैमरे और सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें लगाई गई है। हर 50 किलोमीटर पर रेस्ट एंड सर्विस एरिया बनाया गया है। वहीं हर 100 किलोमीटर पर ट्रामा सेंटर और हेलीपैड तैयार किए गए हैं। वहीं इस पूरे रूट पर 55 एयर स्ट्रिप भी है, जहां पर फाइटर प्लेन भी उतर सकेंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें टोल कटने का सिस्टम भी ऑटोमेटिक है। एक्सप्रेसवे पर जैसे ही कोई व्हीकल एंटर करेगा तो इंटरचेंज पॉइंट पर गाड़ी का फास्ट टैग स्कैन हो जाएगा और जैसे ही वो एक्सप्रेसवे से एग्जिट होगा तो गाड़ी ने जितनी दूरी तय की है उसके हिसाब से टोल टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिक फास्ट टैग से कट जाएगा। अब इसे एक्सप्रेसवे से फायदा यह होगा कि भाई देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% कम हो जाएगी। वहीं जो छोटे शहरों के लोग हैं उनको अपने डेयरी प्रोडक्ट्स से फल सब्जियां आदि को
दिल्ली और बंबई के मार्केट में बेचने का ऑप्शन मिलेगा। इससे ओवरऑल देश में सालाना 32 करोड़ लीटर फ्यूल बचने वाला है। वहीं 86 करोड़ किलो कार्बन उत्सर्जन कम होने वाला है। इसके बाद थर्ड प्रोजेक्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये प्रोजेक्ट योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट से 70 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है। ये पूरे लगभग 6000 हेक्टेयर में फैला हुआ होगा। यह एयरपोर्ट 4 स्टेज में कंप्लीट होने वाला है। इसके पहले स्टेप का काम सितंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। अब पहले स्टेज में यानी कि 2023 से लेकर 2027 तक यहाँ 12 मिलियन पैसेंजर्स ट्रेवल करेंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप 2031 से 2033 के बीच में यहाँ 30 मिलियन पैसेंजर्स। इसके बाद तीसरा स्टेप है 2033 से लेकर 2036 तक, जिसमें 50 मिलियन पैसेंजर होंगे। और आखिरी फोर्थ स्टेज में 2070 तक इससे एयरपोर्ट से 255 मिलियन पैसेंजर ट्रेवल करने लगेंगे। और इन चारों स्टेज के पूरा होने तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। फिलहाल में इसके पहले स्टेज का 75% काम कंप्लीट हो चुका है। इस पहले स्टेज में 1334 हेक्टेयर जमीन पर काम हो चुका है। 2 रनवे बन चुके हैं और 38 मीटर ऊंची एटीसी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। और उम्मीद तो यह है कि भाई साल के एंड तक यानी कि दिसंबर में यहाँ पर 65 फ्लाइट्स के साथ ये एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। अब देखो, ये एयरपोर्ट पूरे भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और जब इसके चारों स्टेज का काम कंप्लीट हो जाएगा तो इस पर कुल 6 रनवे होंगे और इस प्रकार से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अब ये केवल पैसेंजर एयरपोर्ट नहीं होगा, बल्कि यहाँ से कार्गो का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा। 2042 तक यहाँ से 3 मिलियन टन कार्गो का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा और 2070 तक इसकी कैपेसिटी 12 मिलियन टन कार्गो की तैयार की जाएगी। अब देखो, इस एयरपोर्ट के पास कनेक्टिविटी पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर एक बड़ा रेलवे स्टेशन बनाकर उसको एयरपोर्ट से जोड़ने की तैयारी है। वहीं जिस दिल्ली बंबई एक्सप्रेसवे की हम बात कर रहे थे, उसको भी इसी एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। इसके बाद फोर्थ प्रोजेक्ट है वेस्टर्न ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब देखिए, आज इंडियन रेलवे की सबसे बड़ी समस्या है कि वो मालगाड़ियों और पैसेंजर गाड़ियों को एक ही ट्रैक पर चलाता है। अब अगर किसी पैसेंजर गाड़ी को पास करना है तो मालगाड़ी को घंटों रोक कर रखा जाता है या फिर पैसेंजर ट्रेन को बार बार रोका जाता है। अब आज के समय में इसी वजह से मालगाड़ी की एवरेज स्पीड देश के अंदर 40 किलोमीटर पर हावर है। अब इसका नतीजा यह हुआ कि रेलवे के द्वारा समय पर किसी भी कंपनी को डिलीवरी का सही आश्वासन नहीं दिया जाता है और इस कारण से काफी लंबे समय से रेलवे को माल ढुलाई के अंदर नुकसान हो रहा है। 30 साल पहले तक जहां भारत का लगभग 80% माल ट्रेन रूट से संभाला जाता था और आज ये लगभग महज 30% ही बचा है। अब ज्यादातर सामान पहुंचाने वाली लॉजिस्टिक कंपनी अपने माल को पहुंचाने के लिए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करने लगी है और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में रेलवे का रेवेन्यू काफी कम हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम कर रहा है। रेलवे देश में 2 ऐसे कॉरिडोर बना रहा है जिस पर केवल मालगाड़ी ही चलेगी। पहला है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, जो पंजाब के लुधियाना से वेस्ट बंगाल के सोननगर तक जाता है। ये 1337 किलोमीटर लंबा होगा। अब इस रूट पर ज्यादातर गाड़ियां कोयले से भरी हुई चलती हैं, तो इसका फायदा पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के पावर प्लांटों को मिलेगा। वहीं दूसरे वेस्टर्न कॉरिडोर की बात करें तो ये महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के दादरी तक पहुंचेगा और इसकी कुल लंबाई 1839 किलोमीटर की होगी। अब देखिए, इसमें ईस्टर्न कॉरिडोर तो 100% बनकर के रेडी हो चुका है, वहीं वेस्टर्न कॉरिडोर का काम 80% हो चुका है। तो अब संभावना है कि भाई 2024 में जून महीने तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इस पर ट्रेन चालू हो जाएगी। अब देखिए, इसका कितना फायदा होगा। तो पहली बात तो ये कि देश की 70% मालगाड़ियां पैसेंजर ट्रैक से हटकर इस कॉरिडोर में शिफ्ट हो जाएंगी। अब इससे पैसेंजर ट्रेनों की स्पीड तो बढ़ेगी ही, दूसरी ओर मालगाड़ी की स्पीड भी बढ़ने वाली है। फिलहाल में जो 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड है वो 150 किलोमीटर हावर की स्पीड में तब्दील हो जाएगी, तो जल्दी से माल सप्लाई हो सकेगी। और दूसरी बात की जो रोड पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक हैं उनकी संख्या भी कम होगी, जो देश का लगभग 63% माल को ढो रहे हैं, तो इससे सड़कें भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। वहीं इससे देश की जीडीपी में लॉजिस्टिक कॉस्ट घटकर 8% हो जाएगी, जो फिलहाल में 15% है, यानी सालाना 24,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक कॉस्ट की बचत होने वाली है। वहीं अब इस साल 2024 की बात करें तो इस साल भी 13 लाख करोड़ रुपए के लगभग 900 प्रोजेक्ट और शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, यह तो हुई इंफ्रा की बात। अब चैप्टर 2 में जानते हैं कि इसी साल स्पेस में इसरो क्या करने वाला है। चैप्टर 2, इसरो मिशंस इन 2024। अब देखिए, 2023 में तो इसरो ने देश को चांद पर पहुंचाकर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करवा दी है। तो चांद पर पहुंचने के बाद अब इसरो पूरी जी जान से गगनयान मिशन की तैयारियों में जुटा हुआ है। वैसे तो ये मिशन 2025 में कंप्लीट होने वाला है, लेकिन इसको लेकर जो तैयारियां की जाएंगी वो इसी साल की जाएगी। तो देखिए, गगनयान मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर करवाई जाएगी और ये मिशन 3 दिनों का होगा। और ये एस्ट्रोनॉट्स है ना, जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे और उसके बाद इन्हें सही सलामत बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। अब तक दुनिया में
में केवल 3 देश ही ऐसा कर पाए हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज सके हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना। अगर भारत इस मिशन में सक्सेस हो जाता है तो वो दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स को भेजने से पहले इस मिशन में 4 टेस्ट फ्लाइट की जाएगी। 2023 में तो बिना क्रू वाली पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च की जा चुकी है, वहीं दूसरी टेस्ट फ्लाइट इस साल की शुरुआत में लॉन्च होने वाली है और तीसरी टेस्ट फ्लाइट भी इसी साल लॉन्च हो जाएगी। और इस तीसरी टेस्ट फ्लाइट में एक रोबोट भी भेजा जाएगा, व्योम मित्र, जो स्पेस के अंदर ह्यूमन के जैसे एक्टिविटीज करेगा। और इसके बाद आखिरी फाइनल टेस्ट 2025 में होने की संभावना है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे ही। अब जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाने वाले हैं उन्हें बेंगलुरु के अंदर क्लासरूम ट्रेनिंग दी जा रही है। इन्हें फिजिकल फिटनेस, टेक्निकल ट्रेनिंग और स्टिमुलेशन जैसी ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि बेंगलुरु में ट्रेनिंग देने से पहले इन्हें रशिया के अंदर 13 महीने की ट्रेनिंग दिलवाई गई है। अब देखिए, स्पेस के अंदर 0 ग्रेविटी होती है और वहां पर ह्यूमंस के लिए अपने आप को बैलेंस करना काफी चैलेंजिंग भरा होता है। अब रूस को इसका अनुभव पहले से है, तो वहीं से इन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दिलवाई गई है। लेकिन इस पूरे मिशन से भारत को हासिल क्या होने वाला है? तो अब देखिए, जितनी सक्सेस भारत के लिए चंद्रयान 3 की रही है, वैसे ही भारत के लिए ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट होने वाला है। इस मिशन से इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस की स्टडी करने का मौका मिलेगा, जैसे कि स्पेस का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां पर माइक्रो ग्रेविटी कैसी है, रेडिएशन कैसा है। तो इतना सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद इसरो भविष्य में आगे जो मिशन करने वाला है, जैसे कि एक सबसे बड़ा प्लान है कि 2040 तक हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप करना है। तो इस डेटा से इसरो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात कि स्पेस सेक्टर में भारत का दबदबा पूरी दुनिया में हो जाएगा। इसरो का दूसरा मिशन है मंगलयान 2। अब देखो, भारत ने पहली बार मंगल ग्रह के लिए 2013 में मंगलयान 1 लॉन्च किया था, जो पहली बार में ही सक्सेस रहा था। यह पिछले 8 साल से मंगल ग्रह की कक्षा में घूमकर वहां पर कई प्रकार की इंफॉर्मेशन भेजता रहा है, लेकिन अब उसने काम करना बंद कर दिया है। अब कई रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई इसरो मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 की तैयारियां भी कर रहा है, जिसे मंगलयान 2 कहा जा रहा है। फिलहाल में इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई डेट वगैरह तो फिक्स नहीं है और न ही इसकी कोई ज्यादा जानकारी सामने है, लेकिन 2021 में इसको लेकर कुछ जानकारियां सामने आई थी कि इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। तो अब ये उम्मीद जताई जा सकती है कि भाई 2024 में ये लॉन्च हो सकता है, या फिर इस साल इसकी तैयारियां पूरी हो जाए और 2025 में फाइनली इसको लॉन्च कर दिया जाए। अब देखिए, मंगलयान 2 में बताया जा रहा है कि इसमें एक ऑर्बिटर के साथ एक लैंडर भी भेजा जाएगा, जो मंगल ग्रह की सतह पर उतरेगा, जैसे कि चांद की सतह पर लैंडर विक्रम उतरा था। इसमें 4 पेलोड लगे हुए होंगे, जिनमें पहले एक पेलोड का काम होगा मंगल ग्रह पर डस्ट पार्टिकल्स की स्टडी करना, दूसरे पेलोड का काम होगा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता करना, वहीं तीसरे पेलोड का काम होगा वहां पर सोलर पार्टिकल्स की स्टडी करना, और चौथे पेलोड का काम होगा इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेव का पता लगाना। अब इसके बाद इसरो का तीसरा मिशन है शुक्रयान। अब देखिए, इस मिशन में इसरो एक स्पेस क्राफ्ट बनाएगा जो शुक्र ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसकी स्टडी करेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इस समय इसरो का पूरा फोकस गगनयान मिशन को लेकर है। वैसे इसकी डेट फाइनल की गई थी दिसंबर 2024 से। अब देखो, किसी भी ऑर्बिटर को किसी ग्रह के पास जब भेजा जाता है तो ये देखा जाता है कि भाई वो प्लेनेट कौन से समय पर धरती के सबसे नजदीक होता है, और इस टाइम को लॉन्च विंडो कहा जाता है। अब दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह धरती के एकदम पास रहने वाला है। अब इस समय पर मिशन को लॉन्च करने पर स्पेस क्राफ्ट को एक तो कम दूरी तय करनी पड़ती है, तो फ्यूल भी कम लगता है, और अगर ये चांस मिस हो जाता है तो फिर ऐसा मौका दोबारा 2031 में मिलने वाला है। अब देखो, शुक्र ग्रह पर एक दिन ही धरती के 1 साल के बराबर होता है और वहां का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, यानी कुछ ही सेकंड्स में वहां का पानी उबलने लगता है। तो इसरो का ऑर्बिटर इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए गैस एमिशन से, विंड स्पीड, क्लाउड से और भी कई सारे जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करने वाला है। इसके बाद इसरो का 4th मिशन है निसार। अब ये मिशन इसरो नासा के साथ मिलकर के कर रहा है। दरअसल ये एक रडार सैटेलाइट है जिसे अर्थ की ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा, बिल्कुल नीचे की ऑर्बिट के अंदर। इसका मेन काम होगा धरती के क्लाइमेट की स्टडी करना, जैसे कि धरती पर तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्री तूफान आते हैं, जंगलों में आग लग जाती है, तो इस प्रकार की जानकारियां ये देने वाला है। लेकिन ऐसे सैटेलाइट तो इसरो पहले भी कई सारे लॉन्च कर चुका है, लगभग 30 से ज्यादा। तो फिर इस सैटेलाइट में ऐसा खास क्या है जो इसे नासा के साथ मिलकर लॉन्च किया जा रहा है? तो देखो, ये अब तक का दुनिया का सबसे महंगा अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट में सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ है। अब दुनिया में इस समय जितने भी सैटेलाइट्स मौजूद हैं, ये उनकी तुलना में बहुत ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की इमेज भेजने वाला है। ये बादलों के आर पार और अंधेरे के अंदर भी देख सकेगा। ये 12 दिन में ही धरती का एक चक्कर कंप्लीट कर देगा। और इस प्रोजेक्ट पर इसरो 788 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वहीं नासा ने इसके लिए लगभग 80 करोड़ डॉलर दिए हैं। इसका एक फायदा और ये भी है कि भाई ये मिलिट्री पर्पज के लिए भी अच्छे तरीके से यूज हो सकेगा। तो ये तो हुई दोस्तों इसरो के मिशन की बात। अब चैप्टर 3 में जानते हैं देश के डिजिटल इंफ्रा के बारे में। चैप्टर 3 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन 2024। अब देखो,
चलिए वीडियो ख़त्म हुई। और बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ इंडिया कमाल की तरक्की पकड़ने जा रहा है, सही है ना। मैं क्या, पूरा वर्ल्ड मानने के लिए तैयार है। उनकी हर डेवलपमेंट देखें ना आप, नोएडा इंटरनेशनल सिटी ले लें, सही है ना। और फिर उसके बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको पता है कि दुनिया का चौथे नंबर पर आने वाला एयरपोर्ट हो जाएगा, सही है ना। इस पर 4 या 6 रनवे बन रहे हैं, सही है। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये सैटेलाइट भेज रहे हैं निसार, सही है ना। वो भी कमाल की होगी। अच्छा, इनकी ऑलरेडी 30 सैटेलाइट है, गई भी है, सही है ना। उसके बावजूद ये मेरे ख्याल से नासा के साथ मिलकर ये एक और सैटेलाइट भेज रहे हैं। और इसके समझ लो पिक्चर कमाल की होगी। कोई बादल भी आ रहा होगा तो वो भी उसे यानी कि तस्वीर वो प्रॉपर तरीके से ले गया, सही है ना। तो वेदर के बारे में भी सारी चीज़ें उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, सही है ना। वेदर के लिहाज से भी, और क्या बोलते हैं वो भी आता है, क्या है, जलजला ये वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो बहरहाल बहुत यानी कि तरक्की पे है इंडिया। और बहरहाल उनका डिज़र्व भी कर रहे हैं, इसलिए कि बहुत पढ़ाई पे उन्होंने बड़ा अच्छा तवज्जो दिया है। हम ठहरे पता नहीं कौन सी दुनिया में जा रहे हैं, हमें नहीं पता, सही है ना। हम मेरे ख्याल से एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो बहरहाल हमें सोचना पड़ेगा और इस पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम चाहे तो आज भी ट्रेन पकड़ लें तो हम भी यानी कि यहाँ भी ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या इसको इस तरीके से नहीं समझ सकते कि यहाँ के लोग काबिल नहीं हैं, सही है ना। जैसे इंडिया के लोग काबिल है, इससे ज़्यादा पाकिस्तानी भी काबिल है, सही है ना। पर बस नीड है तो बस एजुकेशन की, सही है ना। तो इंशाल्लाह